कि परिंदों की सर्दी में केयर किस तरह से करें। आपके पास मेन जो फोकस है वो टेम्परेचर पे होना चाहिए। जैसे लव बर्ड्स हैं, फिंचेस वगैरह हैं, जो है गैस हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं। जापानी हीटर आता आपने नहीं यूज़ करना। 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये नहीं कि सर्दियाँ आ गई हैं, आपने बर्ड को अच्छी तरह से ढाँप दिया है और उसको कवर कर दिया, उसमें वेंटिलेशन जो है वो आपके पास मेन पार्ट है। बटेरे रखे हुए थे, ठीक है। ठंडी हवा होगी, उससे आपने बर्ड्स को बचाना। सनशाइन जो है वो बर्ड के लिए, लाइट पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो एयर फ्लो है उससे बर्ड को बचाना है। आप हमेशा जो है वो पहले साफ़ चीज़ें करते करते एंड पे जो है वो गंदी चीज़ पे जाते हैं। बर्ड जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। जो आपने बात की कि वो गर्म पानी में आके बात लेते हैं, तो ये एक बहुत हेल्दी होता है। कि डाइट किस तरह की हो। जैसे बर्ड पानी पीता है, उसके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मोलिसिस हो जाती है और बर्ड जो है वो इमीडिएटली उसकी डेथ है। हल्का गर्म पानी, उसका टेम्परेचर लेकिन इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं कि वो मुंह जल जाए। बर्ड ओनर वो क्या करते हैं, वो सर्दियों में बिल्कुल सीड पे आ जाते हैं। बैलेंस डाइट कावा चलता है या इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। सौंफ या इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, जितनी मेडिसिन बनती है ना हमारी इसी से बनती है। रिंगा का जो है पाउडर, उसको हफ्ते में 1-2 दफा, या तो उसका ज़मीर मुतमिन नहीं होता कि मैंने जो है वो अच्छी केयर नहीं की हुई और बीमारी आ सकती है। HPAI, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। आप बर्ड की वो वाली वैक्सीन करवाएं। एवी मुंह उठा के जो है वो आप बर्ड के लिए ब्रूफन ऐड कर रहे हैं, सिरप ऐड कर रहे हैं, कभी कोई पैनाडोल ऐड कर दिए, मॉक्सेल ऐड कर दिया। सर्दी की वजह से भी ना वो इकट्ठा होकर अपने आप को रेजिस्टेंस सर्दी के खिलाफ करने के लिए ना वो फूल के बैठ जाता है। एक इधर कोई मेडिसिन या कोई इधर नॉर्मल ट्रीटमेंट जो इनिशियली हम उसको दे। बर्ड की इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, उसकी डाइट अच्छी रखो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हम बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमार। वेलकम करते हैं हम आपको आज की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मौके की मुनासबत से, मौसम की मुनासबत से और काफ़ी डिमांडिंग मतलब जो नए बंदे के लिए होता है और वो इश्यूज़ फेस करता है कि परिंदों को सर्दी में किस तरह से बचाएं। हमने एक वीडियो बनाई थी बर्ड्स की समर केयर के ऊपर, उसमें आपको हमने समर के हिसाब से सारा हर चीज़ और मेडिसिन और बीमारियों वगैरह का बताया था। आज उसी तरह से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विंटर की यानी मौसम सरमा में परिंदों की केयर किस तरह से करें। जो सर्दी का मौसम है वो इन हो चुका है, अभी आगे जो 2 माह आने हैं, दिसंबर और जनवरी फरवरी मिड तक, उसमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ना रहता है और इसमें ही सबसे ज़्यादा हमें नुकसान का डर होता है क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न भी होता है इस हिसाब से। तो अभी चलते हैं हम डॉक्टर साहब की जानिब और स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले आज का सवाल है कि परिंदों की सर्दी में केयर किस तरह से करें, बेसिक्स बताएं हमें। बेसिक्स जो परिंदों में आप देखें कि सर्दी का मौसम जैसे आना स्टार्ट होता है तो एकदम से सर्दी नहीं आती। बिल्कुल। तो एक कुदरत भी जो है हमें सर्दी के मौसम के साथ एक्लेमेटाइज होने के लिए एक टाइम फ्रेम देती है। बिल्कुल। पहले थोड़ी सर्दी आती है, ख़ज़ां का मौसम आता है, फिर जो है आपके पास कंप्लीट सर्दी आ जाती है। तो जो सर्दियों का मौसम है सेम इसी तरह हमने परिंदों को भी जब जैसे ही गर्मी ख़त्म हुई है और ऑटम सीज़न स्टार्ट हुआ है, वहीं से हमने स्टार्ट करना शुरू कर देना है, परिंदों को प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। आगे नेक्स्ट जो विंटर सीज़न आ रहा है हार्श वाला, उसमें आपने कैसे बर्ड्स को मैनेज करना है। अब बर्ड्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक आप एक्जोटिक बर्ड्स हैं, एक आपके पास जो है वाइल्ड बर्ड्स हैं, एक जो है वो आपने शुरू से घर में रखे हुए हैं। ठीक है। तो जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं उनमें तो इतना चांस नहीं होता, उनमें जो है इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो समर की सीज़न जो है और इस तरह विंटर की सीज़न खुद ब खुद मैनेज कर लेते हैं। सही। लेकिन कुछ बर्ड्स जो हैं जैसे लव बर्ड्स हैं, फिंचेस वगैरह हैं, जो कि दूसरे कंट्री से एक्जोटिक जो है आपने इंपोर्ट करके जो है वो अपने यहाँ पे एवरी में रखे हुए हैं, तो उनको मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, गर्मियों में भी सेम सर्दियों में भी। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ अभी आगे चल के डिस्कस करूँगा कि आपने उसको किस तरह मैनेज करना है, सर्दियों में किस तरह मैनेज करना है। तो सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्दियों का सीज़न है, स्टार्ट हो चुका है, जो एनवायरनमेंटल टेम्परेचर डाउन हो रहा है। बिल्कुल। तो आपने जो एक शेड का नॉर्मल टेम्परेचर है उसको सबसे पहले जो आपके पास मेन जो फोकस है वो टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, एनवायरनमेंटल इफेक्ट आ रहे हैं, तो आपने उसका जो एनवायरनमेंट है उसको उस हिसाब से मैनेज करना है। तो उसका जो टेम्परेचर है आमतौर पे 14 डिग्री सेंटीग्रेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ बर्ड जो हैं जैसे मका वगैरह है, कोकटेल्स हैं, वो जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल रेंज जो है 14 टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह लें, इससे ऊपर कुछ बर्ड जो है सर्वाइव कर जाते हैं। ये आपके शेड का नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, चाहे गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो वो आप उसको कह लें कि चाहे गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ हैं, इतना टेम्परेचर इस रेंज में होना चाहिए। वो आपने किस तरह वार्म रखना है, उसके लिए आपको हीट सोर्स ही लगाने पड़ते हैं। अगर आपके पास सर्दियाँ आ गई हैं तो जाहिर है जैसे आप
सेम गर्मियों में वेंटिलेशन करते हाँ हैं, जी। उनकी जो है एयर कूलर्स लगाते हैं या कोई और चीज़ जो है उसमें आप करते हैं, सेम इस तरह सर्दियों में आपको उसका मुतबादल ढूंढना पड़ता है ताकि बोर्ड जो उसका एनवायरनमेंटल टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, वो उसकी बॉडी की जो बर्ड की बॉडी है उसके बराबर आ जाए। उसमें जो सबसे पहले हमारे पास हीट सोर्सेज आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने इलेक्ट्रिक हीट सोर्स जो हैं या जो आपके पास गैस वाले जो है गैस हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, जापानी हीटर आते हैं, वो गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का फंक्शन होता है, वो हॉट एयर थ्रो करता है। कोई भी जो है वो आपने नहीं यूज़ करने, वो यूज़ नहीं करने। उसकी जगह पे अगर आप लाइट बल्ब जो हैं वो लगाएं, थोड़ा सा बर्ड्स को कन्फाइन करें। हाँ जी। और लाइट बल्ब लगाएं जो कि डायरेक्ट जो हीट है वो उसका जो जैसे फिलामेंट होता है ना, हाँ जी, वो डायरेक्ट एयर के साथ कॉन्टैक्ट ना हो उसका। जैसे लाइट हीट बल्ब्स होते हैं वो उसके ऊपर बाकायदा वो शीशी ग्लास की कवरिंग होती है, उसकी वजह से वो जो है वो डायरेक्ट जो टॉक्सिक फ्यूम्स असल में पैदा होते हैं ना, हम उसको देख रहे हैं। तो गैस हीटर जो है वो तो वैसे ऑक्सीजन जो है बर्न करते रहते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। आपके एनवायरनमेंट अब सर्दियाँ हैं, आपने उसको ढांपा हुआ अच्छी तरह से कवर किया हुआ, बंद किया हुआ है, तो जो अंदर ऑक्सीजन होगी वो कम हो जाएगी, तो इससे बर्ड की मोर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं। इसको आप कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी कंसनट्रेशन एरिया में बढ़ जाती है, जबकि दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है जो मेन पार्ट है वो ही खत्म हो जाए तो उसमें हो जाती है। दूसरे नंबर पे साथ पे टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं। अब जैसे आपने अपना हीटर चलाया है गैस का या इलेक्ट्रिक हीटर चलाया है, तो उसका जो फिलामेंट है वो डायरेक्ट एयर के साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो हीट जो है जब वो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से जो एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे जो है गैसेस भी हैं। हाँ जी। तो वो कुछ इस तरह अगर आप कह लें कि केमिकली उनका अपना रिएक्शन होता है और उसकी वजह से कोई टॉक्सिक फ्यूम्स बनते हैं जो कि बर्ड के लिए ख़तरनाक होते हैं। जो हमारे पास बहुत ही नाजुक बर्ड्स हैं उनके लिए कि वो ख़तरनाक होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है वेंटिलेशन। अब ये नहीं कि सर्दियाँ आ गई हैं, आपने बर्ड को अच्छी तरह से ढांप दिया है और उसको कवर कर दिया, फ्रेश एयर नहीं आनी चाहिए, ये इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपको एक गुड वेंटिलेशन, गुड एयर फ्लो मैनेज करना है हर सूरत में। जैसे आप गर्मियों में ह्यूमिडिटी को और टेम्परेचर को मैनेज करते हैं, और इसी तरह सेम हमारे पास यहाँ पे वेंटिलेशन को और टेम्परेचर को आपने मैनेज करना है। ये सर्दियों में ह्यूमिडिटी और जो आपने बताया वेंटिलेशन की इम्पोर्टेंस, और इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने हर तरह से उसको बर्ड को स्पेशली रात में कवर किया होता है। वो बॉक्स आप बना देते हैं या कोई तरपाल वगैरह लगा देते हैं पाकिस्तान में, या कोई और चीज़ मोम जामा जो है उसको प्लास्टिक शीट डाल देते हैं। तो उसमें वेंटिलेशन जो है वो आपके पास मेन पार्ट है। बर्ड के फीसिस होते हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन होती है, यूरिया होता है, वो मिलके अमोनिया गैस बनाते हैं। अगर उसकी वेंटिलेशन नहीं हो रही होगी आपके पास, तो उसका जो मेन आपके पास इफेक्ट आएगा वो ये होगा कि एक तो बर्ड जो है वो उसके सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे, उसके साथ दूसरी डिजीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। सेम आपने कभी देखा होगा, कभी आप किसी एवरी में गए हैं या किसी फार्म पे जाएं, तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको जो है आंखों में चुभन महसूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इधर ना आप मुझे वो अपना वाकया शेयर करते हैं जो लास्ट ईयर मुझे बताया था आपको कि वो उन्होंने ना बटेरे रखे हुए थे, ठीक है, तो वो उनके बटेरे बहुत मार रहे थे। सही, छोटे छोटे थे, यानी कि वो आप कह लें 3-4 दिन के वो चिक्स थे, वो लेकर आए और थोड़े से एरिया के अंदर उसने ना काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 400-500 चिक्स रखे हुए थे और अच्छी तरह से उसको कवर करके हीटर भी लगाया हुआ था और बाकायदा हर चीज़, लेकिन उसके अंदर वेंटिलेशन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ना मेरे जो है ना वो चिक्स मार रहे हैं, तो आप काइंडली आकर देख लें। वो हमसाए थे मेरे नेबर्स। तो मैं जैसे ही अंदर गया, तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मेरी जो है वो आँखों में पानी और बिल्कुल नाक में जैसे ऐसे आप लगा लें कि जैसे फ्रेश अनियन नहीं आप काट रहे हो, उस तरह से चुभन होना स्टार्ट हो गया और सांस लेना मेरे लिए मुहाल हो गया। होता है सही। तो मैं तो फ़ौरन बाहर आ गया और वो भी बाहर आ गए। तो मैंने तकरीबन कम से कम मुझे 5 से 6 मिनट लगे, आंखों में से मेरी रनिंग आइज स्टार्ट हो गई। उसके बाद नोज़ जो है नेज़ल डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो गया। इतने ज़्यादा वो अमोनिया के फ्यूम्स थे या दूसरी जो चीज़ें थी, वो वेंटिलेशन ना होने की वजह से। अब एक देखें कि एक बंदा जो है वो 24-25 साल का यंग बंदा है, बिल्कुल वो हेल्दी है, वो ऐसे इन्वायरमेंट में इंटर हुआ है, साथ ही उसको जो है वो इफेक्ट आ गया है। तो बर्ड जो है 3-4 दिन का वो कैसे सर्वाइव करें? जी बिल्कुल। तो ये आपने जो है इस चीज़ की केयर करनी कि वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। आप जो है एक छोटा एग्जॉस्ट लगाएं, एयर जो है वो वहाँ पे जमा हो चुकी है उसको निकालिए, फ्रेश एयर आए अंदर, साथ साथ आपने टेम्परेचर भी मैनेज करना। ठीक है। सर्दियाँ जो है अब पाकिस्तान में इस तरह से है कि जो धुंध के दिन होते हैं उसमें तो आपने बर्ड को केयर जो है उसको कवर रखना है, लेकिन जैसी धूप निकलती है तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी एवरी है उसको धूप भी लगे। ठीक है।
सनशाइन जो है वो बर्ड के लिए लाइट पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। इन केस अगर आपने बिल्कुल कंट्रोल शेड बनाया हुआ है, उसमें वेंटिलेशन भी और अच्छी तरह से कवर किया हुआ है, लेकिन उसमें जो है आपने फिर लाइट पीरियड जो है उस तरह से मेंटेन करना है, अंदर लाइट्स लगानी है। कुछ बर्ड्स होते हैं वो कि जो सन के अंदर लाइट होती है, यूवी लाइट होती है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि उसका क्या इफेक्ट आता है। ठीक है। ये वो पैरट्स में एक एक्सेप्शनल चीज़ होती है, वो आपको देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपने इधर ना धुंध का बताया है कि धुंध में हमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इधर धुंध के साथ आप बता दें कि जो ठंडी हवा है उससे बचाना, या वो मतलब वेंटिलेशन जब हो रही है, हवा चल रही है, तो दिन के वक्त तो हवा लगेगी बर्ड को, उसका दिन के वक्त की हवा, रात के वक्त की हवा और हवा वैसे बर्ड के लिए जो नुकसानदेह, उसके बारे में इधर थोड़ा सा बता दें। उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा वेंटिलेशन का जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास जो समर में आती है और जो हमारे पास विंटर में आती है वो कैसी होती है। विंटर के अंदर आपने सिर्फ जो अंदर हवा जमा हो रही है उसको निकालना है। हाँ जी। समर के अंदर आप एयर फ्लो डायरेक्ट देते हैं बर्ड्स को, आप बड़े फ़ैन लगा देते हैं एवरी के अंदर, एयर कूलर लगा देते हैं ताकि जो हीट जमा हो रही है बर्ड को एयर फ्लो के ज़रिए वो हीट उसकी बॉडी से डेसिपेट हो और वो बर्ड का बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन रहे। ठीक है। विंटर में आपने डायरेक्ट एयर नहीं देनी उन्हें, यानी कि आपने वेंटिलेशन लगाने के लिए ये नहीं करना कि आप फ़ैन लगा के उनके सामने रख दें, साथ में आप या गर्म फ़ैन लगा दें, इस तरह की चीज़ नहीं करनी। आपने कोई एग्जॉस्ट लगा देना है, ठीक है, ताकि वो चलता रहे और वो जो अंदर एयर जमा हो रही है, फ्यूम्स जमा हो रहे हैं, वो निकलते रहें। डायरेक्ट आपने एयर नहीं देनी, पंखा नहीं देना। दूसरे नंबर पे एक हवा होती है कि दिन के वक्त आपने खोला है और हवा चल पड़ी है, ठंडी हवा चल पड़ी है, उसमें हमारे पास केयर की ज़रूरत होती है। अगर हवा चल रही है तो आपने सर्दियों में जितना मुमकिन हो सके डायरेक्ट जो एयर फ्लो है उससे बर्ड को बचाना है। ठीक है। वो इसलिए बचाना है क्योंकि बर्ड का साइज़ छोटा होता है, हाँ जी, उसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है और उसका जो सरफेस एरिया होता है उस रिलेटिव जो भी चीज़ होती है रिलेटिवली होती है। हम रिलेटिवली देखते हैं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिहाज से कितना है। जैसे आपको मैं थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास 1 लीटर जो है वो या 1 कप चाय है, आप उसको कप के अंदर डाल लें या आप उसको जो है वो किसी प्लेट के अंदर डाल लें, वो 1 लीटर या 1 कप ही है, उसकी वॉल्यूम उतना ही है लेकिन सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है। कप के अंदर वो देर से ठंडी होगी, हाँ जी, प्लेट के अंदर जल्दी ठंडी हो जाएगी, इवन 10-15 सेकंड के अंदर वो ठंडी हो जाएगी सर्दियों में। सही। सेम इस तरह बर्ड का साइज़ जो होता है, उसका जो वाइड बॉडी का सरफेस एरिया जो उसके विंग्स हैं वो और उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसके रिलेटिवली वो बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो बर्ड का जो हीट लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये डायरेक्ट जब एयर फ्लो चलेगी, आप एयर फ्लो अगर डायरेक्ट होगा, हवा उसके ऊपर पड़ेगी तो उससे जो है बर्ड को नुकसान हो सकता है सर्दियों में। वो यही होता है कि बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है। ऐसा ये कोई डिजीज़ नहीं है कि एयर फ्लो जो है उसकी वजह से, ठंड की वजह से डिजीज़ आ जाए। वो फिर आगे ये हमारे पास जो इन्वायरमेंट होता है, इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, हमारे पास एयर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये फैक्टर जो है ये फ़लानी बीमारी आने में कितने % अपना किरदार अदा कर रहा है। ठीक है। इनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है वो कितने % रिस्क फैक्टर है, कितने % वो फ़लानी डिजीज़ आने में किरदार अदा कर रही है। सेम इस तरह टेम्परेचर है और ये बाकी जो चीज़ें इन्वायरमेंट में आपकी हाइजीनिक कंडीशन है, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में जो हमारे पास बैड बैक्टीरिया हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो इन्हीं चीज़ों से अपने वो जो है उनके भी एक इन्वायरमेंट होता है, उनको चाहिए होता है। उनके लिए आइडियल इन्वायरमेंट ये है क्या ना, हाइजीनिक कंडीशंस हो उनके लिए, ह्यूमिडिटी हो, मॉइस्चर वहाँ पे हो, तो वो इजीली ग्रो करेंगे और आपको बर्ड को डिजीज़ आने के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आपने ना मेरी एवरी देखी हुई है, आपको पता है कि उसकी 2 साइड्स ओपन है। उसमें अब जो रोड वाली साइड है उसको तो मैं रखता हूँ परमानेंट कवर। अब फ्रंट वाली साइड है ना, उसको मैं सिचुएशन के हिसाब से उससे वेंटिलेशन भी करवाता हूँ। ठीक है। और मेरे नज़दीक जो एक कंसेप्ट ये है कि अगर दिन के वक्त हवा चल भी रही है ना, तो सूरज होने की वजह से वो थोड़ा सा वार्म इफेक्ट रहता है। ठीक है, बनिस्बत जो रात के टाइम हवा है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में बताएं कि वो मतलब हवा चल रही है सेम रात के टाइम भी, दिन के टाइम अगर हवा लग रही है तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है। या अक्सर मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए मतलब ह्यूमिडिटी लो कर ली, वेंटिलेशन हो गई, उसके बाद दोबारा वो पॉलीथीन जो है वो लगा दिया। तो ये ज़रा बता दें। अगर हवा जो है अगर तो ठंडी चल रही है, जैसे बारिश हुई है, ठीक है, बारिश होने के बाद हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो आपने इस चीज़ को देखना है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि आपके पास जो है आपने रोड वाला एरिया जो है बिल्कुल कवर किया, परमानेंट कवर है, तो उसके मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे देता हूँ कि जो आपका वेंटिलेशन का इफेक्ट होता है या जो आपका एयर फ्लो होती है, इवन आपका वाटरिंग, आप हमेशा जो है वो पहले साफ़ चीज़ें करते करते एंड पे जो है वो गंदी चीज़ पे जाते हैं। तो मैं आपको ये आइडिया दे दूँगा कि आपका जो रोड वाली साइड है वहाँ पे आप कोई
एग्जॉस्ट फैन लगा दें। सही। एग्जॉस्ट फैन जो होगा वो हवा बाहर निकालेगा, वो रोड से अंदर नहीं लेगा। वो जो अंदर वाली हवा होगी वो इधर से बाहर, इधर से फ्रेश एयर ले लेगा, ठीक है, रोड वाली साइड पे निकाल देगा। या उसके आगे आप जाली वगैरह लगा सकते हैं ताकि वहाँ से मच्छर मक्खी इस तरह की चीज़ें ना आए वहाँ पे, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैंने बताया कि जो डायरेक्ट एयर फ्लो होगा, ठंडी हवा होगी, उससे आपने बर्ड्स को बचाना है। सर्दियों में एग्जॉस्ट से टेम्परेचर ब्रेक नहीं होगा एवरी का? एग्जॉस्ट आपने उस हिसाब से भी लगाना है कि आपकी जो एवरी है वो उसका साइज़ कितना है, ठीक है, एरिया कितना है। और वो एग्जॉस्ट जो है वो आपने देखा होगा वो हवा रूम के अंदर से बाहर निकालता है। हाँ जी, वो बाहर से अंदर नहीं डालता, तो उससे टेम्परेचर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ब्रेक होगा। वो ये होगा जो अंदर फ्यूम्स वगैरह जमा हो रहे होंगे उसको निकालेगा। बाकी आपके जो बर्ड, हर बर्ड के जो अगर आपने केजेस बनाए हुए हैं तो उसमें आपने हीट सोर्स, बल्ब, लाइट, जिस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं तो वो उसको मैनेज कर लेंगे उस तरह। ठीक है। बाकी बाकी मैंने बताया कि आपको 14 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी यहाँ पे सर्दी आ जाए तो अगर नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं, उनके अलावा जो है मैक्सिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर नीचे आ जाता है रात के वक्त, और या इवन कभी कभी 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आ जाता है। कुछ बर्ड जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सर्वाइव कर जाते हैं, वो उनकी जेनेटिक्स में होता है। अगला क्वेश्चन यही था आपसे। वो वहाँ से जो आपने वो बर्ड किस कंट्री से आया है। अब जैसे अगर कोई ठंडे इलाके से आया है तो ज़्यादा वहाँ पे जो है टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कुछ बर्ड जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उनकी जेनेटिक्स क्या है। ठीक है। आपने कोई भी बर्ड रखा है, आपने एवरी रखी है, आपको पहले उसके बारे में अच्छे सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि इसका जो है नॉर्मल टेम्परेचर रेंज कितना है, इसको फीड कौन सी खाता है, इस बर्ड के लिए कौन सी जो है हाउसिंग टाइप क्या होनी चाहिए। ठीक है। कुछ बर्ड जो है अगर जैसे अब आपके पास वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे आपने कोई ग्रीन पैरट पकड़ के रखा है, तो जैसे वो केज में आएगा तो वो तो उसके लिए तो बिल्कुल एक जो है वो नया इन्वायरमेंट है। आपने अगर उससे आगे ब्रीड लेनी है, बच्चे लेने हैं, तो आपको उसके वाइल्ड जो उसका एनवायरनमेंट था उसके बराबर का एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा, तो वो फिर अपनी परफॉर्मेंस जो होगी वो ऑप्टिमल देगा। अदरवाइज वो फिर ऐसे ही रहेगा जैसे। अच्छा, अभी मेरा ना इसी क्वेश्चन से एक और रिलेटेड क्वेश्चन के आपने बताया कि मैं यही क्वेश्चन करने लगा था कि कुछ बर्ड 4 डिग्री पर सर्वाइव करते हैं। लास्ट ईयर जो मैंने एवरी का मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि रात के टाइम मिनिमम होना है, डे टाइम में फिर वो थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, तो मिनिमम जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो था 4 डिग्री, 3 to 4 डिग्री। अब उस पीरियड में मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उसमें जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पानी लगाया है बर्ड्स को, तो ये भी पानी वाला भी आगे क्वेश्चन आएगा। तो बर्ड ना उसमें कॉकटेल का है वो माशाल्लाह 5 बच्चों पे फीमेल है, और जैसे ही पानी लगाया वो आके गर्म पानी में शावर ले रही है। और उन्हीं दिनों मेरी एक बंदे से बात होती है, वो कह रहा है जी कॉकटेल के बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे मेरे सर्दी की वजह से, और कॉकटेल में ये हैबिट भी है, वो अंडों से उठ जाता है सर्दी की वजह से। तो मुझे ये बता दें कि ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट वगैरह पे, कि मतलब एक लाइन है वो आपकी इस माहौल की आदी हो चुकी है, अब आगे उसके जो चीक्स हैं वो इस माहौल में रह लेंगे, या फिर ये कोई और इसका फैक्टर होता है? ये एक तो जेनेटिक फैक्टर मेन होता है आपके ठीक है, जो आपको लाइन वाली बात कही है कि वो लाइन जो उसकी ब्रीडिंग लाइन आ रही है उसमें वो जेनेटिक्स में है कि वो इतना कम टेम्परेचर सर्वाइव कर जाता है। दूसरे नंबर पे फिर आपका आप इन्वायरमेंट होता है, हो सकता है आपने हीटिंग सोर्स लगाया हो, ठीक है, और जो आपने दूसरा जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए रखा हुआ है वो आपने उसके पास रखा हो, इवन जो एग्जैक्ट बर्ड के पास उसकी क्या है। अब जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है वो उसका टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का, ठीक है, बर्ड की अपनी उसने फीड खाई, उसकी अपनी हीट है, बर्ड की बॉडी भी जो है वो भी कम्बैट कर रही है, ठीक है, अपना हीट सोर्स प्रोड्यूस कर रही है, जो फीड खा रही है उसके साथ उसकी आप उसे कहते हैं हीट ऑफ इंक्रीमेंट कहते हैं। फीड की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो एक हीट जनरेट होती है, तो वो उस तरह सर्वाइव करी। दूसरे नंबर पर जो आपने बात की कि वो गर्म पानी में आके बात लेते हैं, तो ये एक बहुत हेल्दी होता है। अगर आप बर्ड्स को सर्दियों के दिनों में गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर से हम कहते हैं, इतना यानी कि नीम गर्म पानी जिसे हम अपना आम तौर पे सर्दियों में बात करते हैं, उतना गर्म पानी उसको दे दें, उनको बाथ दें, लेकिन उसके बाद ये है कि उसको ड्राई होने दें, आपने उसको ड्राई भी करना है, ठीक है, ये नहीं कि वो बाथ लेने के बाद जो है वो वहीं पे ठंडी बैठी रहे, उसके बाद उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। बाथ जो है हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है तो बर्ड जो है वो बाथ लेता है गर्म पानी में, उसके बाद उसको आप ड्राई करें किसी टॉवल के साथ या कुछ इस तरह करें कि आमतौर पे बर्ड जो है वो अपने आप को, जो उसके पर हैं वो पानी अब्जॉर्ब नहीं करते। सही है, ठीक है ना, वो वूल नहीं होती या कोई इस तरह कपड़ा नहीं होता जैसे हम कपड़ा गीला करें तो कपड़ा गीला रहता है, हाँ, वो जो अगर अपने आप को फड़फड़ाते हैं तो वो जो है वो पानी उड़ जाता है। लेकिन ड्राई होना चाहिए, उस वक्त आपने फिर देख लेना थोड़ा सा कि ह्यूमिडिटी को कम कर दें थोड़ा सा, ताकि जो बॉडी उसकी नमी है वो
उसके परों से वो इन्वायरमेंट में चली जाए। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी लेवल आपका ज़्यादा होगा और बर्ड ने बाथ ले लिया है तो फिर उसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। डायरेक्ट आपने एयर नहीं देनी। ठीक है। आप जो है वो जो एयर होता है आपके पास, ब्लोअर होता है जिससे हम एयर ड्राई करते हैं, आप वो दे सकते हैं इस तरह के। अगर किसी ने बात लिया है बर्ड ने और उसको आप देखने को गीला है तो आप उसको जो है वो हेयर ड्राई से, हॉट एयर से आप उसको ड्राई कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। इधर तक तो हमारा सारा हो गया जो मतलब बेसिक केयर है। ठीक है, टेम्परेचर का आपने बता दिया है, हवा की वजह से कि वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, वो चीज़ काज नहीं करती लेकिन रिस्क फैक्टर है, और फिर उसके साथ मज़ीद चीज़ें मिल के, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं जी मेन डाइट की तरफ। सर्दियों में कि डाइट बड़ी मैटर करती है क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न भी होता है, बर्ड ने खुद भी खाना है, अपने आप को भी बचाना है, आगे बच्चों को भी उसने फीड करवानी है। तो इसमें के बारे में बता दें कि डाइट किस तरह की हो और डाइट के साथ हम स्पेशली परिंदे को सर्दी से कैसे बचा सकते हैं। फिर एक वाटर का भी क्वेश्चन आप ऐड कर लें कि वो भी मैं पूछना था कि मतलब हम रात, एक रूटीन है, रात को पानी के बर्तन निकाल दिए हैं और सुबह को पानी ऐसे दिया है कि वो बर्ड को, जैसे आपको बताया कि हल्का गर्म पानी और बर्ड उसमें नहा भी रहा है, वो एक आपने वो टेम्परेचर भी बता देना है, दूसरी उसकी रूटीन जो रात को पानी निकालना है और सुबह को लगाना है, और तीसरा ये जो डाइट वाला क्वेश्चन है। डाइट वाटर का मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो पानी है वो आपने रेगुलरली चेंज करना है। ठीक है। अगर धूप निकली हुई है तो आपने दिन के वक्त पानी का, लेकिन आपने टेम्परेचर देखना है, उसके हिसाब से आपने चेंज करना है। ठीक है। अगर धुंध वगैरह है, धूप नहीं निकली तो पानी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, रात में तो वो ठंडा होगा ही, तो आपने जो है वो उसको कर लेना है। ठीक है। उस तरह से मैनेज कर लेना है वाटर को, लेकिन रेगुलरली चेंज करना है। पानी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम ना हो। ठीक है। आमतौर पर रूम टेम्परेचर इतना होता है हमारा, ठीक है, इससे कम पानी का टेम्परेचर ना हो। अगर जो है अगर ज़्यादा ठंडा पानी आमतौर पे आप बर्ड को रात देर तक पड़ा रहा है, पानी आपने नहीं निकाला, तो उससे ये होगा कि वो शौक आ जाता है। जैसे बर्ड पानी पीता है उसके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मोलिसिस हो जाती है और बर्ड जो है वो इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाती है। हाँ जी, और एक ये कि उसने सुबह सुबह उठ के भी पहले पानी पीना, सुबह सुबह उठ के भी उसने पहले पानी पीना, वो फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ की तरह हुआ होता है, बर्फ़ की तरह हुआ होता है। और जब सुबह के वक्त उसने उठ के पानी पीना है तो उसने ज़्यादा पानी पीना है क्योंकि उसने अपनी प्यास जो है वो मिटानी है। तो जब वो पानी पिएगा, वो एकदम से ज़्यादा पानी पिएगा और ठंडा पानी पिएगा तो ये बहुत ड्रेस्टिक उसका इफेक्ट आता है। इवन जो है बर्ड्स की मोर्टेलिटी। जी, ये आपने पानी का पॉइंट क्लियर कर दिया। अब इधर पानी का टेम्परेचर बता देंगे, जो सुबह के टाइम हमने उनको देना है हल्का गर्म पानी, उसका टेम्परेचर कितना? उसका टेम्परेचर इतना हो कि जितना आप किसी बच्चे को दूध देते हैं ना गर्म, ठीक है, उतना उसको आप ल्यूकवार्म वाटर कहते हैं। ठीक है, कि उसकी जो कोल्डनेस है ना वो उसकी ख़त्म हुई हो। ठीक है। आप पानी को टच करें तो आपको पानी कोल्ड महसूस ना, आपको गर्म महसूस हो आपकी बॉडी में। ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं कि वो मुँह जल जाए उसका। जितना आप पी सकते हैं, एक बच्चा जो है वो पी सकता है, उतना जो है उसका टेम्परेचर होना चाहिए। आमतौर पे अगर उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है रूम टेम्परेचर उस पर, अदरवाइज़ हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर दे दें, 38 दे दें, 39 दे दें, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको गर्म करके दे सकते हैं। ठीक है उसमें। और जो हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट वो डाइट का है। डाइट आपने जो देनी है, हमारे पास ये थोड़ा सा ना एक लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है सर्दियों में कि हम कुछ कहते हैं कि उसको जो है आपने सीड जो है ना वो फीड देनी है। तो कुछ जो है वो बर्ड ओनर वो क्या करते हैं, वो सर्दियों में बिल्कुल सीड पे आ जाते हैं, ऑल सीड डाइट देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उससे हमारे पास आते हैं कि सीड्स में आमतौर पे मल्टीविटामिन, अपने जो वाइटामिन हैं, विटामिन ई है, डी है, कैल्शियम है, इसी तरह सेलेनियम है, इनकी कमी होती है। ठीक है। ये फिर आगे एक एग बाइंडिंग की तरफ चला जाता है हमारा केसों में, आपको बाद में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन आपने सीड डाइट देनी है, सनफ्लावर देना है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने ये कोशिश करनी है, अगर जो आप सीड डाइट दे रहे हैं ना वो आप ऑलरेडी उसके जो हस्क्स हैं, उसके जो छिलके हैं वो रिमूव हो गए हों। ठीक है। क्योंकि बर्ड जो है वो छिलके रिमूव करने पे भी अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। ठीक है। तो बर्ड की एनर्जी जो है वहाँ पे भी वेस्ट होगी। बाहर से भी जो टेम्परेचर है वो ठंडा है। ठीक है। तो एक तो बर्ड की एनर्जी जो है, अगर उसके छिलके पहले से रिमूव हुए हैं तो बर्ड की जो एनर्जी है वो कम कंज्यूम होगी उसको खाने में। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने उसके साथ मल्टीविटामिन वगैरह दें, जो उसकी बाकायदा डाइट चल रही है, एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट देनी है गर्मियों में भी और सर्दियों में। ठीक है। जो हमारे पास सनफ्लावर सीड्स हैं, अलसी के सीड्स हैं, इनमें जो हमारे पास फैट कंटेंट होता है ये अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है, जो मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, कि आपके पास एक घी होता है, एक ऑयल होता है। जो आपके पास घी होता है वो एक सैचुरेटेड फैट होती है, वो रूम टेम्परेचर पे भी जम जाता है। लेकिन जो आपके पास ऑयल है वो अनसैचुरेटेड फैट है। अगर आप सनफ्लावर ऑयल जो है उसका तेल निकलवाएं तो वो जमेगा नहीं,
जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। लेकिन अगर सैचुरेटेड फैट है, जैसे बाज़ औक़ात जो पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल जो है उसको आप कहते हैं, वो जो है वो जम जाता है, तो वो आपके पास कुछ हद तक वो सैचुरेटेड होता है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि कुछ ऐसी सीड्स हैं जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैट होती हैं। इससे जो है एक तो बर्ड जो है ओबीज नहीं होगा, मोटा नहीं होगा। अगर वो मोटा नहीं होगा, बाज़ औक़ात कुछ इश्यूज़ ऐसे आते हैं हमारे पास फर्टिलिटी में, एग लेइंग के दौरान के बर्ड जो है मोटा होने की वजह से उसकी वेंट के अराउंड या ओविडक्ट के अराउंड जो है वो फैट जमा हो जाती है। ठीक है, इन बॉडी के अंदर फैट जमा हो, उससे भी हम आपके पास जो है वो फिर एग बाइंडिंग के इस तरह की शुरू। अच्छा, अभी आपने इधर एक बात बताई है, वो तो है तकरीबन नामुमकिन। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब मैं आपको जनरली एक बर्ड एज अ हॉबीस्ट बताता हूँ कि आप कह रहे हैं कि बर्ड को जो सीड मिक्स हम दें उसका छिलका उतरा हो, क्योंकि उसकी एनर्जी, अगर उसकी बजाय हम बर्ड को डाइट ही ऐसी दे दें जो मतलब जिसमें छिलके का इन्वॉल्व ही नहीं है, लाइक सॉफ्ट फूड, स्प्राउट्स जिसमें वेजिटेबल मिक्स हों, एग्स हों, इस तरह की चीज़ें, बर्ड खाता भी शौक से है, फैट, प्रोटीन का कंटेंट, हर तरह की उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो ये चीज़ कैसी है? ये भी चीज़ ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बैलेंस डाइट ठीक है जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अब आपने उस बैलेंस को किस तरह से करना है, आपने सिंथेटिक डाइट लेनी है जो आपको पास रेडीमेड एक जो है वो बनी हुई आ जाए, एक जो आप खुद बना रहे हैं। सही। तो अगर उसमें आपके जो है उसका न्यूट्रिशनल चार्ट देख लें, उसमें वो आपके जो है रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स कंप्लीट हैं, तो आप वो उसको फीड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होती हैं। अब मेन आपके पास पॉइंट है कि आपने एक बैलेंस डाइट देनी है। ठीक है, उसमें आपके पास वाइटामिन्स, जो आपके पास एसेंशियल मिनरल्स हैं, एसेंशियल वाइटामिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो कंप्लीट हो। अमाइनो एसिड आप प्रोटीन उसको एग जो है वो दे सकते हैं, एल्ब्यूमिन दे सकते हैं। इसके साथ जो आप उसको सॉफ्ट फीड दे रहे हैं, स्प्राउट दे रहे हैं, उसमें भी वो ज़ाहिर है वो भी इन चीज़ों से बनी हुई है। जी बिल्कुल। तो वो उसकी अगर डाइट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आप उसको दे सकते हैं। वो मैंने एक वैसे बात बताई कि जैसे अगर मैंने कहा है कि आपने सीड वैसे प्रोवाइड करने सर्दियों में एडिशनल, जी, तो उसमें आप बेहतर है कि आप जो है उसको हस्क रिमूव करके दें। ठीक है, थोड़ा सा ग्राइंडिंग फॉर्म। अच्छा, इधर डाइट के रिलेटेड ये क्वेश्चन के सर्दियों में ना एक कहवा चलता है बर्ड्स के लिए, हम इंसान भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन बर्ड्स के लिए भी ना सीनियर्स रेकमेंड करते हैं, यूज़ भी करवाते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं और हर एक का मतलब अपना तरीका है। मैं भी जब इनिशली यूज़ कर रहा था, मैं अपने बिगनर ईयर में मैंने लहसुन और अदरक का ना पानी उबाल के वो देता रहा हूँ उनको, तो वो कहवा यूज़ करवाते हैं। कहवा और इस तरह की चीज़ें जो यूज़ करवानी है, ये कैसी हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। थोड़ा सा जो है ना, मैं पीछे जाना पड़ेगा एक रूटीन टॉक से हट के साइंटिफिक की तरफ। ठीक है, इसमें कुछ साइंटिफिकली मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। जो हमारे पास प्लांट्स हैं, हाँ जी, कहवा जो है आप तो आपने बताया सौंफ या इलायची, दारचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, इस तरह के कहवे यूज़ होते हैं। टी यूज़ होती है। इसमें ये होता है कि आपके पास जो ये चीज़ें हैं, इनमें अब मैं भी यहाँ पे जो रिसर्च कर रहा हूँ अपनी एमफिल की, वो भी यही है कि मोरिंगा का इफेक्ट देख रहे हैं, एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देख रहे हैं, अदरक का इफेक्ट देख रहे हैं। इसके अंदर इनके अंदर कंपाउंड होते हैं, जिंजीरोल होता है अदरक के अंदर। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस इफेक्ट है इसका, एंटीबायोटिक इफेक्ट भी है। मोरिंगा का जो है पाउडर, उसका जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, यानी कि जितनी मेडिसिन है ना, इवन जो कैंसर की मेडिसिन अब यूज़ हो रही है उसमें भी ये सारी जो है प्लांट ओरिजिनेटेड हो रही है और ये अब एक पूरी तरह फील्ड है। लेकिन आप जो कहवा बर्ड्स को दे रहे हैं उसमें भी यही चीज़ें होनी चाहिए। वो एक यानी कि फ़ायदेमंद चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसके अंदर, वो जो कंपाउंड्स होते हैं, फिनोल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं। ये जो जितनी मेडिसिन बनती है ना हमारी इसी से बनती है। ये एंटी बायोटिक का इनका भी इफेक्ट होता है। सही, जो आप एंटीबायोटिक सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं इनका होता है। लहसुन का एंटीबायोटिक इफेक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, काली मिर्च जो है इसका एंटीबायोटिक इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो ये आप दे सकते हैं। इसका ये है कि आप उसको आपने उनको बनाया और 1 गैलन वाटर में जो है वो 1 कप आप ऐड कर दें, लेकिन आपने चाय की पत्ती ऐड नहीं करनी। ठीक है, ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी जिसके अंदर कैफ़ीन हो। ठीक है, चाय के अंदर कैफ़ीन होती है। आमतौर पे कुछ हमारे पास जो ग्रीन टी होती है, ये जिसको आप लेमन ग्रास कहते हैं, उसमें भी कुछ हद तक वो बहुत लो क्वांटिटी में होती है कैफ़ीन, लेकिन आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो वो ये है कि एक तो बर्ड को जो स्ट्रेस आ रहा है उससे बचाएगा, कोई थोड़ी मोड़ी डिजीज़ आ रही है एंटीबायोटिक इफेक्ट भी देगा। मज़ीद जो है उसके बॉडी को आप कह लें, जैसे आप कहते हैं कि वो एंटी टॉक्सिन जो है वो बॉडी को फ्रेश कर देते, टॉक्सिन रिमूव करके ब्लड को क्लियर करते हैं। तो ये सारे प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं, तो आप ये दे सकते हैं। ये आपकी जो है एक हेल्दी एडिशन है आपकी डाइट में। अच्छा, मैं ना रिसेंटली एक आर्टिकल रीड कर रहा था, ठीक है, उसमें था कि बर्ड्स के लिए जो है ना, मतलब
हार्मफुल चीज़ें, उनमें अदरक और लहसुन का बताया हुआ था। मतलब अगर डायरेक्ट हम बर्ड को देते हैं फिर वो उस सेंस में आ जाता है, या अगर इस तरह कहवा की सूरत में दे तो फिर बर्ड के लिए ठीक है, ये बता दें। ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, आप लहसुन वैसे उसको दे रहे हैं, आप खुद लहसुन खाएंगे तो आप नहीं खा सकते, आपका गला पक जाएगा। अदरक आप कच्चा खाएंगे तो पक जाएगा। तो सेम इज़ द केस बर्ड के साथ है। सही। तो आप उसको जो है कहवे की सूरत में दे दें। जो हार्मफुल चीज़ें, चॉकलेट आप ना दें, ठीक है, वो टॉक्सिक होती है। दूसरे नंबर पे जो कैफीन है, जैसे मैंने आपको बताया, कॉफ़ी है और पत्ती है चाय की, वो आपने चीज़ें नहीं देनी। बाकी आप जो है इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं, जिसमें सौंफ हो गई, उसका कहवा बना के, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग भी ना हो कि जो है वो उनका जो है वो इफेक्ट ऐसा आ जाए कि जो किडनी के ऊपर या लिवर के ऊपर जो इफेक्ट आ जाए। अच्छा, ये मैं तो जो अपना बता देता हूँ कि थोड़ी सी लहसुन के 3-4 पीस लिए और इतना की अदरक, और उनको ना तकरीबन 3-4 डबल पानी ले लिया, उसको उबाल लिया, जब वो आधा रह गया तो वो यूज़ करवा दिया। अच्छा, अब इसकी वीकली डोजेज कितनी हो? एक दफ़ा तो मिनिमम है, उसके अलावा हम सर्दी के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर एक ही डोजेज चले इसकी? सर्दी के लिहाज से भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सही। और इसमें ये होता है कि इनकी जो डोजेज है एग्जैक्ट, वो तो इस तरह से होती है कि इनकी आप एक्सट्रैक्ट बना के, वो बाकायदा एक ट्रायल लगता है कि जो आपकी हर्बल मेडिसिन है उसकी आपने कितने mg पर kg के हिसाब से देनी है, डोज रेट देनी है। वो तो फिर एक बिल्कुल अलग से साइंटिफिक जनरली बता दें कि मिनिमम ये है कि आप उसको हफ्ते में 1-2 दफ़ा दे दें। 2 दफ़ा दे सकते हैं। जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं, अगर बिल्कुल यानी कि धूप वगैरह निकली हुई है सर्दियों में, तो आप तो फिर ना उसको ना दें, फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर देख रहा है कि 1-2 वीक जो है लगातार शदीद धुंध के आ रहे हैं, और उसमें आप जो है वीक में 2 दफ़ा दे दें। साथ जो है वो मल्टीविटामिन, विटामिन ई। अब विटामिन ई जो है वो उसका सोलली एक ही काम है, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जो आप विटामिन ई दे रहे हैं वो एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आपको अदरक से भी मिल रहा है। सही है। और लहसुन से भी मिल रहा है, और जो हर्बल प्लांट्स आपने उसके अंदर ऐड किए हुए, लौंग जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। बाज़ औक़ात एक जगह पे मैंने पढ़ा कि जो आपके 2 लौंग है ना, वो एक एवियन के कैप्सूल के बराबर है। ठीक है, तो इतना एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट उसका है। तो ये मैंने पढ़ा, इसको मैंने साइंटिफिकली तो मैं नहीं ये बात ये नहीं कहूँगा कि वाकई उसके बराबर है। ये तो अगर उसके कंटेंट देख के उसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है। और विटामिन ई को बाकायदा फिर एक ट्रायल होता है, आप केमिकल्स के थ्रू देखने के कितने % उसने फ्री रेडिकल्स जो हैं वो उसको अपना इनहिबिट किया है, वो पूरा एक चार्ट बनता है। ये सारी रिसर्च की चीज़ें हैं। वैसे में आप थोड़ा सा डीप हो गए तो मैंने आपको बताया। तो यानी कि ये भी हमारे पास इस तरह भी है, लौंग जो है, तो ये आप ऐसे दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो चीज़ें दी हैं विटामिन ई, फिर आपने इधर से नहीं देना, डाइट में कम देना है, तो ये एक हद तक जो है वो आपके पास ठीक है। उससे ज़्यादा आप देंगे तो वो फिर टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, वही एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। जी डॉक्टर साहब, ये डाइट वगैरह का भी सारा क्लियर हो गया। अब कुछ जनरल क्वेश्चन, उसमें एक बड़ी ही मिथ है और बड़ा ही कॉमन, मेरे नज़दीक तो ये गलती है कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि बग़ैर किसी रिकमेंडेशन के, विदाउट एनी डोजेज, वो नीम हकीम वाला हिसाब के वो बर्ड्स को ना एंटीबायोटिक्स या कोई भी इस तरह की जो फ्लू वगैरह की मेडिसिन है ना, उसके कोर्सेज स्टार्ट करवा देते हैं। वीक या सर्दी आ रही है तो ये मेडिसिन यूज़ करवा दी, ये करवा दी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्या नुकसान है? यही है कि आपने बर्ड रखे हुए हैं, हाँ जी, और अगर आप उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे तो ओनर को पता होता है कि मैंने जो है ना इनको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं दे रहा या प्रॉपर मैंने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया हुआ, तो बीमारी आ जानी। तो वो पहले से बचने के लिए मेडिसिन जो है वो उसको कर देता है। बिल्कुल मैं भी यही एक असूल कहता हूँ कि हम मेडिसिन तब लेते हैं जब बीमार होते हैं। तो वो या तो उसका ज़मीर मुतमिन नहीं होता कि मैंने जो है वो अच्छी केयर नहीं की हुई और बीमारी आ सकती है। अगर तो प्रॉपर केयर करें, जो भी डिजीज़ है ना वो मैनेजमेंटल इशू है। ठीक है, अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक है ना तो डिजीज़ नहीं आ सकती। क्या आपने हाइजीनिक कंट्रोल कैसा रखा हुआ है शेड का, एवरी का। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि जो बाहर से कोई पैथोजन आ रहे हैं, आपका बर्ड जो है वो जो बाहर से बर्ड्स वाइल्ड जैसे कौवे हैं, चिड़ियाँ हैं, ये दूसरे जो बर्ड्स हैं उनके साथ कितना एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, वो ये रिस्क फैक्टर्स है। अगर आपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया तो हमारे पास जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एक इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर डिजीज़ को रिपोर्ट करता है। वो उसकी उन्होंने कैटेगरीज बनाई होती हैं कि ये डिजीज़ जो है किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, कौन सी ज़्यादा हार्मफुल है। वो फिर एक डिजीज़ जो है वो ज़ूनोटिक होती है, उसमें बर्ड्स भी, एनिमल्स भी और ह्यूमन भी इन्वॉल्व होते हैं। वो उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है उसके कंट्रोल के लिए। फिर उसके बाद कम है, फिर कम है, फिर कम है। एक स्पीशीज़ तक जो इन्वॉल्व है, 2 स्पीशीज़ को जो इन्वॉल्व कर रही, 3 स्पीशीज़ को जो इन्वॉल्व कर रही, इस तरह से उसकी डिजीज़ की क्लासेस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। तो इस वक्त जो बर्ड में सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ है वो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू है। उसकी एक नई स्ट्रेन आई है, वो जो है वो काफ़ी ख़तरनाक स्ट्रेन है।
तो उसकी वैक्सीन भी आ जाएगी। ठीक है। आप ये है कि जो ऑलरेडी वैक्सीन मौजूद हैं, आप बर्ड की वो वाली वैक्सीन करवाएं, ताकि डिजीज़ आने से पहले ही बर्ड के अंदर, उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हो। वैक्सीन जो होती है वो आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये एक वैक्सीन है वो क्या चीज़ है, वो ये होता है कि एक जो पैथोजन है, चाहे बैक्टीरिया है या वायरस है, उसकी डेड फॉर्म है या कमज़ोर फॉर्म में हम उसको एनिमल की बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। अब वो इतना कमज़ोर होता है कि वो डिजीज़ काज नहीं करता, लेकिन एनिमल की बॉडी को पता चल जाता है कि ये मेरी बॉडी में एक फ़ॉरेन बॉडी आई है, फ़ॉरेन पैथोजन आया है, वो उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना देता है। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं, वो प्रोटीन्स होती हैं कि जैसे ही बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको जाके कैप्चर करके, यानी कि जैसे आप किसी कैदी को जेल में डाल लेते हैं ना, एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारे अंदर एक सिविलियन सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है। जैसे ही बाहर से कोई आना है उसने पकड़ के उसको इनगल्फ कर लेना है, ख़त्म कर देना है। तो जब आप वैक्सीन करवाएंगे किसी डिजीज़ के अगेंस्ट, तो जैसे वो डिजीज़ आएगी तो ऑलरेडी बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, ठीक है, तो वो उसको पकड़ के ख़त्म कर देंगी उस पैथोजन को। वैक्सीन जो है वो 100% श्योरिटी नहीं होती कि 100% जो है वो, अगर उसकी आपको क्लीन चिट मिल गई कि अगर डिजीज़ आई तो मेरा बर्ड जो है बीमार नहीं होगा, लेकिन वो मेक श्योर करती है कि ऑलमोस्ट 90 to 95% डिजीज़ आती नहीं है। अगर आ जाए तो उतनी सीवियरिटी में नहीं आती। बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है वैक्सीन की वजह से कि वो बर्ड जो है वो कम्बैट कर लेता है। थोड़ा बहुत उस पर इफेक्ट आता है, लेकिन वो कम्बैट कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है, और यानी कि मोर्टेलिटी नहीं होती, ये चीज़ें नहीं होती। तो अगर आपने मैनेजमेंट ठीक रखी हुई है, वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाई हुई है हर सीज़न के हवाले से, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये इस तरह फिर रूटीन वाइज जो है एवी मुंह उठा के जो है वो आप बर्ड के लिए ब्रूफन ऐड कर रहे हैं, सिरप ऐड कर रहे हैं, कभी कोई पैराडोल ऐड कर दिए, मॉक्सिल ऐड कर दिया, ये चीज़ें। तो ये मैं नहीं समझता कि ये जो है इतना ज़रूरी है। ठीक है, आप बिला वजह उसको एंटीबायोटिक देंगे, कल को सचमुच में डिजीज़ आ गई तो उसकी बॉडी वो पहले ही रेजिस्टेंट हो चुकी होगी। हाँ जी, कर दिया। तो आपको मॉक्सिल अगर आपने पहले साल में 4-5 दफ़ा दे दिया बिला वजह, और अब असल में डिजीज़ आ गई और आपने मॉक्सिल दिया, उसने कोई इफेक्ट शो नहीं करना, इतनी वो रेजिस्टेंट आ चुकी होती है। रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है ये वो फिर जो है एनवायरनमेंट है उसमें प्रिवेल करना शुरू कर देती है। अच्छा, अक्सर ना बर्ड इस तरह से होता है कि सर्दी की वजह से भी ना वो इकट्ठा होकर अपने आप को रेजिस्टेंस सर्दी के ख़िलाफ़ करने के लिए ना वो फूल के बैठ जाता है, और उससे लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जी बर्ड बीमार है, सुस्त हुआ है, तो मेडिसिन दे देते हैं उसको। उसके बारे में भी बता दें। वो जो है बर्ड का एक पोस्चर, हेल्दी पोस्चर होता है, वो वैसे बैठा होगा, ठीक है, लेकिन अगर बर्ड जो है उसने अपनी गर्दन अंदर रखी हुई है, हाँ जी, चोंच बिल्कुल बॉडी की साल लगाई हुई है, थोड़ा सा वो फूल के बैठा हो, तो फिर वो एक डिजीज्ड बर्ड आप उसे कह सकते हैं कि ये जो है बर्ड, इसको कोई ना कोई बीमारी आ चुकी है, कोई ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है इसके अंदर चल रही है। तो उसमें फिर यह है कि आप कोई साइन एंड सिम्टम देखें, उसकी जो बीट का कलर है उसको देखें कि किस तरह कलर है, मज़ीद कोई इसको खांसी वगैरह, फ्लू वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली वेटनरी डॉक्टर से जो है कंसल्ट करके आप मेडिसिन दें उसे। अच्छा, नॉर्मली सर्दी वगैरह ठीक है, बर्ड को ठंडी हवा लग गई है, फ्लू वगैरह की उसको शिकायत है, एक इधर कोई मेडिसिन या कोई इधर नॉर्मल ट्रीटमेंट जो इनिशियली हम उसको दे सकें, क्योंकि वो सारा सेम केस ही होता है इस सर्दियों में कि सर्दी की वजह से हो चुका है, तो उसके बारे में कोई मेडिसिन वगैरह या कोई चीज़ उसमें इस तरह से, अगर तो वायरल डिजीज़ है जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, उसकी वजह से तो वायरल डिजीज़ का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है, उसमें यह है कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप ब्रोंको डायलेटर्स जो होते हैं आप वो दे सकते हैं, ठीक है, आप जो है थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज़ कर दें शेड के अंदर, ताकि ड्राई एयर जो है वो कम जाए उसके, तो ज़्यादा वो काम ख़राब कर, सांस लेने में उसको आसानी हो। तो वायरस जो है वो अगर आ गया है तो या तो वो बर्ड की डेथ करवाएगा, या उसने अपना जो पीरियड है 15 दिन का 20 दिन का कंप्लीट करने के बाद उसने जाना है, ठीक है, अगर वो एक दफ़ा बॉडी में इंटर हो चुका है, उसने अपना क्लिनिकल कोर्स, डिजीज़ का कोर्स पूरा करना है, उसके बाद उसने बर्ड ने आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद इम्यून हो जाना है। इस दौरान आपने ये करना है कि बर्ड की इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, उसकी डाइट अच्छी रखो, उसकी जो है उसको मल्टीविटामिन, सेलेनियम वगैरह, मिनरल्स वगैरह उसको दें, ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती रहे। मज़ीद आपने उसको फिर एक इंटेंसिव केयर यूनिट, मेरा आपको ये मशवरा है कि आपकी एवरी में जो है वो एक आधा यूनिट जो है अलहदा से बिल्कुल उससे अलग होना चाहिए, कि जैसे कोई बर्ड बीमार हुआ है तो आप वहाँ से उसको अलग करके ले आएँ। आप ये ना देखें कि वो ब्रीडिंग सीज़न में चल रहा है या अंडे दे रहा है, उस वक्त आपको अंडे उतने सीज़न है जितना वो बर्ड अजीज़ है, और जितने आपको दूसरे बर्ड अजीज़ हैं। ये भी होता है कि बीमारी आई और एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स को लग जाती है, हम उसी के अंदर रखते हैं, वो पूरा केज होता है, उसके अंदर 10-15 बर्ड्स और भी रह रहे होते हैं, अगर आपने पार्टीशन नहीं की हुई, वो फीड एक जगह से खा रहे होते हैं, उनके फीसिस वहाँ पे मिल रहे होते हैं। तो आपने अगर एवरी बनाई हुई है तो आप एक साइड पे इंटेंसिव केयर ICU के नाम से, ठीक है, अपना अलहदा से थोड़ा सा सेटअप बनाएं, जिसके अंदर कोई बर्ड बीमार है
तो आप वहाँ पे लेके आएँ। कोई बर्ड आप पहली दफ़ा बाहर से लेके आएँ, किसी दूसरी सिटी से मंगवाया है, तो आप 10-15 दिन आप अलहदा रखें उसको, उसके बाद आप उसमें इंट्रोड्यूस करें। इसको आप क्वारंटीन कहते हैं। जी, वो जैसे कोरोना वायरस आया था, अब कह रहे सारे अपने अपने घरों में दाखिल हो जाएं, बाहर ना जाएं, और बाहर से कोई बंदा आ रहा है वो दूसरी सिटी में दाखिल ना हो, तो उसको क्वारंटीन आपने करना है बर्ड को, ताकि उसमें डिजीज़ आई है वो दूसरे बर्ड्स तक ना फैले। वो हमारा इस पे बड़ा अच्छा एक सेशन हुआ था बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी का, कि सेफ्टी ये था कि बाहर से आपका कोई ना जरासीम आए आपकी एवरी में, और बायो सिक्योरिटी ये थी कि कोई जा ना सके। डॉक्टर साहब इधर ये बताएं कि बर्ड्स की कैटेगरी के हिसाब से भी इम्पैक्ट होता है इन पे सीज़न का या विंटर वगैरह का, या कोई मतलब सेम ही सारा थ्रू आउट चलता है इनका? इसमें ये पैरट्स के हम जो है हमारे पास, उनमें थोड़ी सी एक्सेप्शन आती हैं, उनमें आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ स्टिमुलस होते हैं जो कि पैरट्स को ट्रिगर करते हैं उसके हार्मोन्स को। ठीक है। ब्रीडिंग सीज़न में स्पेशली तौर पे, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने जो उसको कडलिंग नहीं करनी। अगर आपने पैरट रखे हुए हैं तो आप पैरट के उसके सर पे हाथ नहीं फेरना, उसको टैप नहीं करना। ठीक है। वो इस वजह से नहीं करना कि कॉकटेल बहुत शौकीन होता है इस चीज़ का। लेकिन जब वो ब्रीडिंग सीज़न में आ रहा हो, आमतौर पर सर्दियों में जो है ये सीज़न जो हमारे पास आ रहा है, ये सारा ब्रीडिंग सीज़न है। हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे अंडे देने, उसके बाद स्प्रिंग सीज़न आना है, उस सीज़न तक ब्रीड करते हैं। हाँ जी। जो आपके पास पैरट्स हैं। हाँ जी। तो उसमें ये होता है कि वो आपको अपना मेट समझ लेता है, ब्रीडिंग मेट। दूसरे नंबर पे लाइट जो है वो आपने उसको कांस्टेंट देनी है। ठीक है। अब आपके पास जो है रातें जो है वो लंबी हो गई हैं। हाँ जी। ठीक है। और दिन छोटे हो गए हैं, तो बर्ड जो है अगर वो ज़्यादा देर तक डार्कनेस के पीरियड में रहेगा तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, डर भी जाता है। तो आपने ये देखना है कि अब जैसे शाम हो गई है तो आपने 1-2 घंटे के लिए लाइट एक्स्ट्रा चला देनी है, ताकि उसका जो लाइट का टाइम पीरियड है ना वो कंप्लीट रहे। ठीक है। उतना आमतौर पे 12 से 14 घंटे आप कहते हैं कि उसको स्लीप मिले और 12 घंटे लाइट हो। ठीक है। तो लेकिन सर्दियों में आप देखते हैं कि अगर सही सूरज निकला है तो आमतौर पे 7 बजे सूरज निकलता है और 5 बजे मगरिब की अज़ान हो जाती है। तो आपके पास ये मैक्सिमम 9 घंटे या 10 घंटे इसके करीब बनते हैं। तो आपने इवनिंग में एक्स्ट्रा लाइट ऑन करके उसको आपने लाइट देनी। ठीक हो गया। उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो लाइट ऑफ है? हाँ, वो लाइट ऑफ रहे उसकी टाइम। अच्छा, इधर एक इसी से बात के आप कह रहे हैं कि लाइट ऑफ रहे, रिकमेंडेशन वो सारे कहते हैं कि जो सीनियर वगैरह इस तरह हो। अच्छा, एक बर्ड है ब्रीड की हुई है उसने, या उसकी रात के टाइम चिक्स की हैचिंग हुई है, तो वो अब फीड करवाना चाहता है, या वो खुद उसको तलब हुई है, वो बाहर दाना खाने उसके लिए तो आप अंडे पड़े हैं उसके, ठीक है, वो बर्ड बाहर है, आपने लाइट ऑफ कर दी है, वो तो बाहर रह गया। नहीं, आप उसके लिए लाइट ऑन रखें इतनी। अच्छा, हमारे अक्सर इस तरह से होता है कि सारे बर्ड इकट्ठे हैं एक रूम में, तो फिर उस हिसाब से तो वो फिर लाइट देनी पड़ेगी। उसमें आपको एक्सेप्शन आ जाती है, लेकिन आप देख लेंगे अगर वो लाइट जो है वो ट्रिगर कर रही है, उसके थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज कर रही है, तो इसमें फिर आपको थोड़ा सा और आपकी मैनेजमेंट में एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी कि जो बर्ड्स ब्रीडर्स आ चुके हैं आप उनको लॉक कर लें, उनका पोर्शन लॉक। अच्छा, लाइट इंटेंसिटी पे इधर फिर मैटर करेगी कि मतलब एक है कि हमने सिंगल एलईडी लगाई हुई है पूरी एवरी में, एक है कि मतलब एक सेटअप है उसमें हर केज के साथ एक एलईडी लगी हुई है, तो वो तो वैसे ही एक कह रहे हैं कि लाइट पोल्यूशन की तरफ वो तो पूरी लाइट आ जाएगी ना। और दूसरे नंबर पर ये भी है कि सर्दियों में आपने अगर शाम के वक्त टेम्परेचर रात के वक्त ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो आपने लाइट बल्ब वैसे ऑन करने, जो हीटिंग बल्ब आपने लगाए वो भी पूरा कर देते हैं, उसका भी आपने पूरा करना है। ठीक हो गया ना। तो बर्ड जो है आमतौर पे अपना टेम्परेचर उस हिसाब से मेंटेन कर भी लेगा, और उसका जो लाइट पीरियड है ना वो हो जाएगा। मिसाल तौर पे आप ये भी देखें कि दिन के वक्त जो है आपने शेड को अच्छी तरह से कवर किया हुआ है धुंध की वजह से, ताकि सर्दी ना लगे, लाइट्स ऑफ है, तो आमतौर पे उसका जो साइकिल है वो उतना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये पैरट्स के हवाले से मैं स्पेशल खसूसी बात आपको बता रहा था कि उसमें जो है आपने लाइट उसको देनी है पूरी उस हिसाब से, अदरवाइज जो है उसका वो हार्मोनल ट्रिगर्स आते हैं, उसमें लाइट जो है बहुत रोल प्ले करती है। डाइट इवन अगर आपने पैरट जो है वो इस कदर, जैसे पैरट बोलते भी हैं, कुछ पैरट्स ऐसे होते हैं, कुछ ब्रीड अगर आप उनको सॉफ्ट डाइट खिला रहे हैं ना, तो आमतौर पे जब इनका ब्रीडिंग सीज़न आ रहा होता है ना, तो ये जो ब्रीडिंग मेट्स होते हैं ये एक दूसरे की जो है ना वो च्यूड डाइट खाते हैं। वो फीड एक्सचेंज करते हैं। तो वो अगर आपने पहले से उसको मैशी फीड ज़्यादा दे दी है ना, तो पैरट ये समझेगा कि आप मेरे जो है वो मेट हो, ये जो फीड मुझे मिली है मेट की जान से मिली है, तो उस तरह से फिर अग्रेसिव हो जाएगा। ये बड़ी बिहेवियरल अच्छी बात है। ये बिहेवियर जो है इस तरह ये आपने पैरट्स के अंदर स्पेशली तौर पे आपके पास आता है, इस चीज़ को आपने देखना। तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे जो पैरट्स के हवाले से एक्स्ट्रा थे, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, वो
बर्ड फिर एग्रेसिव भी हो जाते हैं सीज़न के हिसाब से, और फिर वो डिस्टर्बेंस वगैरह वो फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह किसी टॉपिक पर क्लियर करेंगे। तो ये अभी हमारा आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो इधर होता है सम अप क्लियर होता है। इसमें एक चीज़ जो है वो डिज़ीज़ का आप सारे सोच रहे होंगे कि डिज़ीज़ कौन कौन सी आती है, या उसके बारे में नहीं बताया, कुछ आपके साथ क्लियर कर दी है। बाकी उसकी जो फर्दर डिटेल है ना कि वो रीज़न क्या बनती है, बैक्टीरिया वगैरह या कौन सा क्या, और जो गंदगी है वो किस तरह से बीमारी काज करती है, वो हमने अपनी समर केयर वाली वीडियो में ना उस पर एक प्रॉपर बनाया था कि बीमारी किस किस तरह से आती है, या डाइट वाली पे, वो भी आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वो भी सारी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव बातों पे मुश्तमिल है। मैं थोड़ा सा डिजीज़ वाले में ऐड कर देता हूँ। समर में हमारे पास जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल होता है, हाँ जी, लो होता है, और उसमें हमने मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें डिजीज़ ज़्यादा आती है। हाँ जी, समर में विंटर की निस्बत। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो विंटर की सीज़न में भी सर्वाइव कर जाते हैं, सही, और उसमें भी आपको जो है उसी तरह से हाइजीनिक अपना जो है वो मैयर्स करनी होती है। सही, साल्मोनेला है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो है वो हाउस फिंच आई डिजीज़ उसे कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो है आपका बर्ड है उसकी आँख के इर्द गिर्द जो दायरा बना हुआ सर्कल वो रेड हो गया है, या आँख के अंदर नीचे थोड़ा सा दाना निकला है रेड कलर का, हाँ वो तो बहुत वो आता है। माइकोप्लाज्मा की तरफ वजह से होता है। उसको हाउस फिंच आई डिजीज़ भी कहते हैं। मोस्टली ये फिंचेस में होता है। सही, तो उसके लिए वो यही होता है कि आपकी जो अपना बर्तन है, सही, जो एवरी है, वहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उनको साफ़ करें। ठीक है, और पैरासिटिक एक डिजीज़ है, ट्राइकोमोनियासिस उसे बोलते हैं आप, और उसमें जो है वो भी आ सकती है सर्दियों में। तो ये एक दो डिजीज़ हैं, वही डिजीज़ हैं जो गर्मियों वाली होती हैं, लेकिन वो सर्दियों के सीज़न में भी सर्वाइव कर जाती है। लेकिन फर्दर अगर डिटेल में जाना है तो वो बाकी वीडियो में डिटेल में हाँ जाना, उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो उसकी सारा ट्रीटमेंट बताया था कैसे हमने। करनी है, वो हमने पिछली वीडियो में हाँ जी। बताया, वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये अभी हमारा टॉपिक आपको मैं थोड़ा सा इधर रिपीट कर दूं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हुई हैं। कि एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हीटर वगैरह जो होता है, एवरी को आपने बॉक्स नहीं बनाना बिल्कुल। हीटर वगैरह जो है किसी भी किस्म का, जस्ट आप हीट बल्ब थोड़ा सा यूज़ कर लें, ठीक है। हीटर, गैस हीटर, अच्छा आपने गैस हीटर का इधर पॉइंट बताया था, आपको बता दूं बहुत लॉस होते हैं इसकी वजह से, बहुत लॉस होते हैं। बहुत। मैं पूरे सेटअप्स की वीडियो देखता हूँ, वो तो ये जो सोशल है यूट्यूब या फेसबुक वगैरह की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि आप वो नहीं शेयर कर सकते, वरना मैं वीडियोज़ इस पर बाकायदा इधर ना ऐड करता हूँ सेटअप्स की। और उसके अलावा फिर जो मेडिसिन का एक बगैर किसी वजह के या डिज़ीज़ के जो एक देना है, उसका नुकसान भी आपने देखा है। फिर डाइट के साथ आपने चीज़ें कैसे कंट्रोल करनी है, और पानी वगैरह का जो स्केड्यूल है, दाने का स्केड्यूल है, वो सारा आज की वीडियो में हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है या कोई रह गई है जो आपके माइंड में है, तो आप बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर वीडियो में, वो आपकी क्लियर करेंगे। और अगर और आपका कोई बर्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने आपको टोटल जितने भी पॉइंट्स हैं ना आपके सारे क्लियर किए हैं, दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।